आज का सेशन वही है, प्रैक्टिस सेशन। पहले आप लोग डाउट, आप लोगों ने कोई कुंडलियां देखी हो, कोई भी कुंडलियां आपने देखी हो, आपके डाउट रहे हो, आपको नहीं क्लियर हो रहा हो कि उनको कैसे देखें, तो पहले आप अपने डाउट ले लीजिए, फिर मैं अपना जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो क्लियर कर देती हूँ। नहीं है किसी का कोई डाउट? मैं सेशन स्टार्ट करूँ फिर? मैम, एक कुंडली में वो मेष लग्न की कुंडली है। 7th हाउस में तो तुला, मतलब तुला होता है उसमें। शुक्र, गुरु और राहु साथ में है। कैसे करना है प्रेडिक्शन? आज का टॉपिक यही है, 3 से 4 ग्रह है, अगर किसी भाव में हो तो कैसे करना है। एक में है, चार है, मतलब कैसे, वो भी गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध। हाँ हाँ, वो आज का टॉपिक यही है, मैं अभी आपको सिखाऊंगी कैसे करना। हाँ जी मधुर जी, अपने को प्रत्यंतर तक यही रूल, जैसे प्रत्यंतर और उसके बाद प्राण आती है ना, तब तक यही रूल लगते हैं। महादशा के लिए तारा बल, उसके बाद तारा बल आप विंशोत्तरी का देखते हैं, फिर उसके बाद अपना कैसी पोजीशन में एक दूसरे से वो बैठे हैं, और फिर लास्ट पंचदा मैत्री। तो पंचदा मैत्री को आप नीचे काफी लेवल तक भी यूज कर सकते हो, प्राण सूक्ष्म तक भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने बताया था पंचदा मैत्री ज्यादा काम करती है जब एक भाव में सारे ग्रह, जैसे अभी ज्योतिषमती जी ने पूछा, ज्यादा स्ट्रोंगली काम वहां अपने को करती सभी जगह है, पर उसके इफेक्ट अपने को ज्यादा स्ट्रोंगली समझ आते हैं जब एक से ज्यादा ग्रह बैठे हो एक भाव के अंदर, और उनकी जब दशाएं प्रत्यंतर अंतर आती है तब, है ना, ज्यादा हो उसमें अपने को, मतलब उनमें क्या होता है, अपने को सही रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, बाकी में तो दिखता नहीं है, ध्यान उस तरफ ज्यादा जाता है। तो अभी मैं एक चार्ट शेयर कर रही हूँ। ये चार्ट मेरे पास आया था। बहुत सिंपल रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है किसी चीज के लिए। लोग आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका रिप्लाई करने के लिए अपने जितनी भी चीजें आज तक सिखाई है आपको इस पूरे कोर्स में, उसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए सिखाई है कि आपको प्रिडिक्शन का कॉन्फिडेंस आए, इसीलिए सिखाई गई है। तो जो चार्ट है वो मेरे पास लास्ट मंथ ही आया था, मैं मैच मेकिंग के लिए आया था, लड़का और लड़की की मैच मेकिंग मुझे करनी थी। लेकिन जो क्वेश्चन था वो टिपिकल था, वो कहीं और जगह भी मैच मेकिंग करवा चुके थे। तो मेरे से कोई मैच मेकिंग करवा के उनको कोई नई चीज नहीं पता लगनी थी, जो उधर पंडितों ने बताया होगा, ज्योतिष ने बताया होगा, वही मुझसे पता लगना था उन्हें। लेकिन उनका क्वेश्चन ये था, ध्यान से सुनिएगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपन रिप्लाई कैसे करें। उनका क्वेश्चन था कि ये अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज के लिए दोनों को एक दूसरे को दिखाया है, और उसमें वो दोनों 3 से 4 बार आपस में मिल चुके हैं, पर कोई भी कमिटमेंट के लिए हाँ नहीं बोल रहा कि हाँ इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब अरेंज मैरिज है तो इतना कोई मिलने भी नहीं देगा कि 3 से 4 बार आप बाहर मिल लिए हो, ना लड़का मान रहा है ना लड़की मान रही है कि भी कमिटमेंट कर ले। तो उसकी मदर का क्वेश्चन था कि हम इसी टेंशन में हैं, क्या हम ये बात आगे बढ़ाएं, कमिटमेंट में बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि ये बातें ऐसी ही चली जाएंगी। मतलब मैं तो यही सोचूंगी ना, कि मेरे पास व्हाट्सअप आएगा कि मैच मेकिंग करनी है, मैच मेकिंग करके बैठ गई, भाई ये लड़का लड़की की कुंडली कैसी है। पर क्वेश्चन भी कैसे भी पूछा जा सकता है ना अपने से। तो वो मैंने सिर्फ मेल, जो जिसकी मदर आई थी वो मेल लड़के की, जो लड़के की मदर ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। मैं लड़के का चार्ट आपको शेयर कर रही हूँ, शायद मेरे ओपन भी हो, अभी मैं शाम को उनको वापस उनका फोन आया था। हाँ, एक सेकंड। 93 से बीसीपी कैलकुलेट करिए फटाफट कि कौन सा हाउस रनिंग है अभी, अभी इस वक्त, एक मंथ पहले ले लीजिए, अभी ले लीजिए। 93 है, बीसीपी से कौन सा हाउस एक्टिवेशन में है? 7th हाउस में। 7th हाउस।
जी। सभी का 7th हाउस आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी मैडम। हाँ हाँ जी, मैम। 7th हाउस एक्टिवेशन में है। सही है एकदम। 7th हाउस एक्टिवेशन है 22 मई 2023 से। 23 को ही इसका बर्थडे था ना, मई 2023 से लेके 22 मई 2024 तक 7th हाउस एक्टिवेशन में है। ठीक है, मुझे ये जवाब देना है कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या बच्चे कमिटमेंट के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। मुझे ये रिप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जब 7th हाउस एक्टिवेशन में है, 7th हाउस, मैं आप एक बार आप चार्ट दोबारा दिखा दूंगी। अपने को सबको पता है कि 7th हाउस शादी, सगाई, रोका कुछ तो दिखाएगा। जब शादी की एज होगी कुछ तो दिखाएगा, ये माइंड सेटअप अपना होता है। ऑलरेडी वहां पे वीनस भी बैठा है, उच्च का 12 नंबर का वीनस था। हाँ जी। आप डिग्री वाइज छोड़ दीजिए एक बार, लेकिन उच्च का वीनस बैठा है। और इस वक्त अगर गोचर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ते होंगे तो राहु कहाँ चल रहे हैं गोचर में? वो मीन राशि में ही है, सेम में ही है। 12 नंबर में गोचर में चल रहे हैं। मेरे को दिख रहा है कि 12 नंबर में राहु, मैंने दशा नहीं देखी, झूठ नहीं बोलती, मैंने दशा नहीं देखी उस वक्त। दशा देखी थी थोड़ा टाइम बाद देखी थी। दशा तो मैंने ऐसे देखा था कि क्या चल रहा है, पर जो क्वेश्चन जब चेंज हो गया ना मेरे पास कि, तो मैंने उनको बोला कि आपके बच्चे की, मैं दशा दिखाऊंगी आपको कि मैंने दशा से टाइमिंग निकाला था, कंफर्मेशन लिया था मैंने गोचर और बीसीपी से कि हाँ, जब ये सूत्र है ना कि शुक्र के ऊपर 7th हाउस में किसी बड़े ग्रह का गोचर हो तो रिलेशनशिप देता है। जब एज हो, वो भी शुक्र के ऊपर आ रहा है, उच्च के शुक्र के ऊपर आ रहा है, तो आप कंफर्मेशन माइंड में हो जाता है ना कि रिलेशनशिप होगा। अगर शादी नहीं हुई है, सगाई होगी, रोका होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये सूत्र भी है कि शुक्र के ऊपर गुरु आ जाए तो शादी या सगाई देता है। शुक्र के ऊपर राहु आ जाए तो भी रिलेशनशिप देता है, शनि आ जाए तब भी देता है। ठीक है, तो दृष्टियों में भी देता है और ऊपर आ जाए तब भी। 7th हाउस में शनि का गोचर हो तो आपको इस चीज तक ले जाता है। ये सिंपल सा एक सूत्र है। तो मेरे को कंफर्मेशन तो आ गई थी कि कुछ ना कुछ तो होगा, ये तो मेरे दिमाग में आ गया था। लेकिन 22 मई 2024 को उनका अष्टम एक्टिवेशन में आ रहा है, 8th हाउस एक्टिवेशन में आ रहा है। तो मेरे को ये भी पता था कि 22 मई 2024 से पहले पहले कुछ होगा। ये भी मेरे माइंड में था कि 22 मई 2024 से पहले पहले कुछ होगा। ठीक है, अब इनकी दशा देखिए आप। ये मेरे को उनसे बात करते करते समझ आ गया था। एक सेकंड में मोना जी को अंदर एक मिनट एडमिट कर लूं। मेरे को उनसे बात करते करते ही, एक सेकंड, विजय जी भी अभी आई है। एक सेकंड, मैं ना इसको वापिस शेयर करती हूँ। मैं एडमिट नहीं कर पा रही हूँ दोस्त लोग। विजय जी आगे, सतीश जी भी आगे, हाँ हो गया एडमिट। तो ये चार्ट वापिस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब हम दशा पे जाते हैं। मैंने क्या बोला, पहले योग देखना पड़ेगा ना कि योग है या नहीं है, फिर टाइमिंग निकालोगे। सिंपल सी बात है, आपको योग दिख रहा है कि ये चीज जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या आने वाले थोड़े से समय में हो रहा है या नहीं, उसके बाद बोलोगे ना कब होगा। पहले हाँ, प्रश्न का भी यही रूल है ना कि पहले आपको हाँ या ना पता होना चाहिए, फिर जाके आप टाइमिंग देखोगे ना। तो मुझे बीसीपी से और गोचर जो मैंने आपको बताया, मुझे पता लग गया था कि हो सकता है। और अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस तो एक टाइम बाद आ जाता है ना जब आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अपन दशा देखते हैं। दशा जुपिटर में जुपिटर चल रही है, और फिर अब जुपिटर में जुपिटर चल रही है, और मेरे पास क्वेश्चन आया अप्रैल 2024 में, तो सीधा मैं अप्रैल 2024 के आसपास जो दशाएं चल रही है वहीं जाऊंगी, सीधा वहीं जाऊंगी, कहीं और नहीं जाऊंगी ना। तो अप्रैल 24 में ये 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है सूर्य, 17 अप्रैल को सूर्य खत्म हो रहा है। ठीक है,
तो 17 अप्रैल को ये शायद अप्रैल स्टार्टिंग में या मार्च एंड में मेरे पास आई। तो चंद्रमा एक्टिवेशन में आ रहा है 17 अप्रैल के बाद से लेके 22 जून के बीच में। 22 मई इसका बर्थडे है, तब 8th हाउस एक्टिवेशन में होगा। ठीक है, ठीक है। मैंने इनको सीधा बोला था कि अप्रैल के एंड में आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम, मुझे पता था, मैंने बोला मुझे पता ही होगा, लेकिन फिर भी क्या डिसीजन होगा क्या डिसीजन नहीं होगा, बच्चे क्या कमिटमेंट करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपको अप्रैल के एंड में पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 अप्रैल को दशा चेंज हो, जब दशा चेंज हो रही है तो हमारी मानसिकता भी चेंज होती है ना, जिसपे हम खड़े होते हैं। सूर्य से चंद्रमा में मानसिकता चेंज हो रही है। आप मानोगे आज सुबह उनका फोन आ गया मेरे कि मैम जैसे आपने बोला था वही हुआ है, इस संडे को हम लोग रोका करने जा रहे हैं। अप्रैल का एंड चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है, क्या मैंने यहाँ पे देखा कि चंद्रमा अस्त है, गुरु अस्त, सूर्य और 4-5 ग्रह एक साथ बैठे 9th हाउस में? क्या मैंने कुछ भी देखा? पहले हमको योग निकालना है। योग निकलता है बीसीपी से कि क्या उस साल में वो इवेंट होने के चांस है। फिर दशा मिक्स करनी है ना कि वो दशा उसको दे रही है कि नहीं। तो सबको समझ आया कि सिंपल सी कुंडली, प्लीज और भी कोई अपना वीडियो ऑन कर सकते तो वीडियो ऑन कर ले प्लीज। सिंपल सी अपनी कुंडली को कैसे अपन खोल सकते हैं, किसी भी कुंडली। ठीक है, अब हम लोग उसका नेचर, जो मैंने जब मार्च में कुंडली देखी थी बच्चे का, जब मैंने नेचर बताया था उसकी मदर को, अब आप लोग मुझे बताइए कि मैंने क्या बताया था, जो वो हाँ हाँ ही बोला था उन्होंने मुझे सब कुछ। अपना अपना देख लीजिए, ये रही कुंडली, ये आप पंचांग देख लीजिए, जो भी आपको देखना है वो सब देख लीजिए, और मेरे को बताइए नेचर कैसा है, दिखता कैसा है, बोलने में कैसा है। अपना अपना बोल लीजिए, मैं सबसे पूछूंगी एक एक बार, देख लीजिए। मैम ही मस्ट बी फन लविंग खुश मिजाज वाला लड़का होगा। आकाश सर जी थोड़ा और सा तेज बोलिए, मैं आपको। मैम खुश मिजाज होगा लड़का, विटी हाँ होगा, हाँ हाँ बोलने में मतलब वेरी फन, विटी एंड स्मार्ट। और हाँ वीनस का एस्पेक्ट भी है तो सुंदर होगा, आई एम अज्यूमिंग, आई एम गेसिंग। हाँ, दिखने में सुंदर वीनस होगा। का गुड लुक्स, हाँ। और जुपिटर है तो आई एम नॉट श्योर अगर वो थोड़ा मोटा है नहीं होगा, वो पता नहीं, गेस करना। अभी जुपिटर की दशा शुरू हुई है, आने वाले समय में वो मोटा हो जाएगा। ओके। हाँ, वेट गेन कर लेगा। मैंने यही बोला था, बहुत अट्रैक्टिव है दिखने में, कलर फेयर है उनका, और जुपिटर का स्क्वेयर फेस होता है, थोड़ा स्क्वेयर फेस है, बहुत मैच्योर है। जुपिटर आपको मौलिकता देता है, जुपिटर बड़ा ग्रह है, जुपिटर शनि लगन में हो आपको मैच्योरिटी देता है, बहुत तमीज से आप बात करते हो, बहुत तमीज से आपको लोगों के बीच में उठना बैठना सिखाता है जुपिटर। तो मैंने ये बोला कि बहुत मैच्योरिटी से बात करते हैं, बेवजह गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मंगल नीच का है, मंगल की एनर्जी कम है। गुस्सा कौन देता है? मंगल देता है। मंगल की एनर्जी कम है। ठीक है, तो नीच का है तो गुस्सा इतना कोई स्ट्रॉन्ग गुस्सा नहीं है। ठीक है, कभी कभी आते, पर ऐसे चिल्लाने की आदत नहीं है, क्योंकि 2nd हाउस का स्वामी उच्च का जाके वीनस बैठा है, इसमें राहु की दृष्टि है, ठीक है, लेकिन लेकिन जुपिटर की भी दृष्टि है। तो अगर आप इतनी बातें सामने वाले क्लाइंट को नेटिव को देखे बिना बता दो, तो उनको समझ आ जाए ना कि इनको कुंडली देखनी आती है। तभी तो अपन मैच करेंगे ना, जो अष्ट कुट मिलाते हैं शादी के लिए, उसमें पहले नेचर भी तो मैच करना चाहिए ना। नेचर भी तो, अष्ट अष्टकूट गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ में नेचर भी तो मैच करना चाहिए ना एक दूसरे का। अब ये तो नीच का मंगल लेके बैठे हैं,
नीच का मंगल अगर सामने वाली लड़की का मंगलिक हो जाए, उच्च का मंगल आ जाए, स्कॉर्पियो का मंगल आ जाए, क्या एनर्जी मैच करेगी? दिक्कत आएगी ना। डोमिनेंट सी हो जाएगा एक तरफ से। हाँ हाँ, मतलब लड़की का स्कॉर्पियो का मंगल हो, मेष का मंगल हो, उच्च का कैप्रिकॉर्न का मंगल हो, या वो मंगलिक हो, राहु के साथ मंगल बैठा हो, इसमें राहु की दृष्टि तो है, पर राहु, तो क्या इसके साथ वो मैच करेगा? जो लड़की का चार्ट आया था उसमें भी नीच का मंगल था। ओ। मैंने उनको एक बात बहुत क्लियर बोल दी थी, मुंह पे ही बोल दी थी, कि वैसे एनर्जी मैच करती है, पर अगर दोनों के नीच के मंगल हो, कभी कभी संतान होने में दिक्कत हो जाती है। ये मैंने बात बोली है। अब उसकी कंफर्मेशन तो अपन नहीं दे सकते ना, है ना? लेकिन आप अपना, अगर कुंडली आई है तो अपनी तरफ से एक बार उनको सचेत तो कर सकते हैं। मैंने कहा दोनों के मंगल नीच है, दोनों की एनर्जी मैच करती है, लड़की भी इतनी हाइपर नहीं है, गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ये चीजें संतान होने में भी इशू क्रिएट कर देती है, कम एनर्जी की वजह से, है ना? तो अब देखा कि कुंडली मिलान अष्टकूट के साथ में हमें दोनों का नेचर भी मिलाना होता है। अगर हम अष्टकूट मिला रहे हैं चंद्र राशि से, तो साथ में हमें नेचर भी दोनों का मिलाना होता है, कि कितना मंगल कैसा है, शुक्र कैसा है। चंद्रमा तो चलो अष्टकूट में मिल ही जाता है, ठीक है। तो अभी समझ आया कि सिंपल सी माइंड सेट, हाँ माइंड सेट के लिए मून केतु देखेंगे, लेकिन मून केतु में अपन ये देखेंगे सबसे पहले कि क्या मून केतु क्लोजली है, साथ में अपनी तिथि मून की स्ट्रोंग, अभी दिखा देती हूँ मैं वापिस मधुर जी, डाउट क्लियर करना जरूरी है। मून केतु वो सनकीपन देती है, जो भी चीजें मैंने पहले ही मून केतु के लिए काफी बार बताई है, वो चीजें देती है। मून 17 डिग्री का है और केतु 19 डिग्री का है, क्लोज है। उसके बाद तिथि सूर्य शुक्ल प्रतिपदा है, और शुक्ल प्रतिपदा मतलब अमावस के एक दिन बाद, और बाबा शाम का है, अमावस के बाद चौथा, मतलब इसका बाबा करण है ना। तो हाँ, लेकिन वही तो बता रही ना कि मंगल की एनर्जी इतनी स्ट्रोंग नहीं है, वो चीज तो होगी कि आप, लेकिन लड़की का भी सेम वही चीजें मिल रही है। मैं चार्ट शायद लड़की का भी मेरे पास अभी खुला हुआ होगा। आप लोगों को शायद चेंज नहीं हुआ ना, वही चार्ट आ रहा है कि चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? सेम एक चार्ट ही है। एक सेकंड मैं उसका शेयर करती हूँ। ये लड़की का चार्ट है, ठीक है। लड़की में भी देखिए मंगल नीच का रेट्रो होके, उसके भी जुपिटर लगन में, 8 नंबर का है, उसका 6 नंबर का है, जुपिटर लगन में है, लग्नेश नीच का हो रहा है, ठीक है। नीच का मैंने उनसे पूछा था कि आप लड़की से मिले हो, वो उसकी एनर्जी कैसी है, वो कैसी है बात करने में, क्योंकि जुपिटर लगन में है तो वो भी मैच्योर होगी, उसको बोलने का ढंग होगा। तो मैंने उनसे पूछा था, वो कहते हाँ मैं 2-3 बार लड़की से मिली हूँ, वो भी वैसी ही है जैसा मेरा बेटा है, मतलब कुछ ऐसा बेवजह का वो सब नहीं है, मैं जानती हूँ उसको। तो जुपिटर लगन में और मंगल नीच का मुझे दो चीजें दिख रही हैं सेम मिलती हुई, है ना? तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। और अष्टकूट मिलान भी हमने किया था ना, अष्टकूट मिलान भी हमने किया था ना, तो मैंने तो अष्टकूट मिलान जब हम करते हैं तो उसमें बातें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन साथ में हमें नेचर भी मिलाना चाहिए। मून केतु नेचुरल है, मेरे पास मेल का चार्ट आया है, उसकी मदर ने मुझे, मेल की मदर ने भेजा है, तो मुझे मून केतु दिख रहा है, तो मैंने उनसे नेचर सारा पूछ लिया। यहीं पे मुझे बस लड़की का चार्ट आता पहले,
तो मैं बोल देती कि लड़का ऐसा ऐसा नेचर में हो सकता है क्योंकि मून केतु दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए हाँ मून केतु को कंसीडर करते हैं, पर डिपेंड्स हमारे पास चार्ट आया किसका है पहले, उसको ही हम सचेत करेंगे ना। कि जैसे मैंने बोल दिया कि दोनों का मंगल नीच का है तो ये दिक्कत आ सकती है, अपनी तरफ से तो मैंने पॉइंट रख दिया ना उनको कि ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को कोई भी चार्ट है तो उस तरीके से खोलना, सिंपल एकदम, कि कैसे चार्ट को देखना है। ठीक है, और इसके बाद एक मैं और चार्ट शेयर करती हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चार्ट है इसमें मैं शेयर कर रही हूँ। बीसीपी से ना एक बार मुझे ना पहले हाउस, इसके लिए मैंने 2 साल पहले प्रिडिक्शन कोई दिया होगा, मुझे मुझे भी याद नहीं है। एक बार अपन सब मिलके इसको स्टार्ट करते हैं। बीसीपी से कौन सा हाउस एक्टिवेशन है लास्ट ईयर, मतलब 12 जुलाई 2023 में से पहले, और अभी का भी ले लो और पिछले साल का भी ले लो, दोनों साल का एक्टिवेशन क्या है मुझे भी करना पड़ेगा। 2004 मैम अभी तो 7 है, लास्ट ईयर 6 है। और किसी का? लो ज्योतिष में दीजिए, दोबारा करिए एक बार। 8th हाउस, 8th और 8th 9th। हाउस, एट हाउस एट हाउस 8th हाउस ज्योतिष में 8th दोबारा हाउस। करिए, आप जल्दी में थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हुआ है। 8th हाउस एक्टिवेशन में था 12 जुलाई 2023, है ना? हाँ जी। तो हुआ था एक्टिवेशन 2023 को, और 2024 में 9th हाउस एक्टिवेशन में आएगा 12 जुलाई, यही है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर जुलाई से पहले, जब 7th एक्टिवेशन में था, जब 7th बीसीपी में एक्टिवेशन में था, मेरे पास ये क्वेश्चन आया था क्या मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर होगी, ये क्वेश्चन आया था कि क्या मेरी हस्बैंड की ट्रांसफर होगी। मैंने बीसीपी खोला और बीसीपी में देखा, एक सेकंड, बीसीपी में 8th हाउस एक्टिवेशन में था, तो 7th हाउस जब मेरे पास क्वेश्चन आया, 8th हाउस क्या दिखाता है? ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, चेंजेस दिखाता है। तो मेरे पास मैंने वो क्या बोला, पहले आपको योग देखना है, क्या उस साल बीसीपी अपने को ये सब देने के लिए तैयार है या चांस कुछ, भले ही वो कभी भी दे, पूरे 1 साल में कभी भी दे, पर क्या वो आने वाले समय में उनको चेंज दे रही है क्या नहीं। ठीक है, तो ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि उसका स्वामी कहाँ गया मंगल, जब एक्टिवेशन में बीसीपी आ रहा है। यहाँ पे देखिए मंगल गया लगन में। ठीक है, और 10th हाउस कहीं ना कहीं से 10th हाउस का भी एक्टिवेशन होना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम की वजह से चेंज करेंगे ना कुछ, ऐसे तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं दशा पे, दशा देखते हैं। मुझे आगे वाले आने वाले 1 साल की देखनी थी, जब बीसीपी में ये हाउस एक्टिवेशन में आ रहा है, मैं तभी की दशा देखूंगी, नेचुरल है। आप मुझे खुद बताइए सब, मैं दशा कब की देखूंगी? मैं प्रत्यंतर दशा कौन से टाइम की देखूंगी? आप सभी बताइए मुझे कि मैं कौन से टाइम की प्रत्यंतर दशा देखूंगी। जुलाई के बाद है। जुलाई के बाद की?
हाँ 12 जी जुलाई 2023 के बाद ही देखूंगी जब अष्टम एक्टिवेशन में आएगा, हाँ जी है ना। हाँ जी तो हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं और ये लास्ट मरकरी में सैटर्न, फिर अपन आते हैं जुलाई 23 के बाद में यहाँ पर मरकरी आ रहा है सितंबर तक, फिर केतु आ रहा है नवंबर तक, फिर वीनस आ रहा है। तो मरकरी महादशा एक्टिवेशन में है लेकिन बड़ी है। उसके बाद सैटर्न है जो जुपिटर के साथ में, सैटर्न की अंतर है इस वर्ष में। सैटर्न का अंतर कहाँ पर है? सैटर्न 12th हाउस के अंदर है। 12th हाउस भी चेंज दिखाता है, कहीं बाहर लेके जाता है आपको। तो मेरे दिमाग में ये हो गया था कि इस टाइम जो मेरे पास ये आई है, जब अष्टम एक्टिवेशन में आएगा, ये मुझे कंफर्मेशन सैटर्न देख के हो गई थी कि ये तो पक्का ये शहर छोड़ के जाने वाला, ये मुझे कंफर्मेशन हो गई। ठीक है, मैंने उनको रिप्लाई क्या किया था, अभी प्रत्यंतर पे नहीं जा रही हूँ, मैं बताती हूँ। मैंने उनको रिप्लाई किया था, आपके हस्बैंड की कंफर्म ट्रांसफर है, लेकिन साल भर बाद। मैंने उनको ये बोला कि मेरे पास ये चार्ट आया था 22 मतलब 23 से पहले, बर्थडे से पहले, जब 7th एक्टिवेशन में था। तो मुझे पता था कि बीसीबी में अष्टम एक्टिवेशन में जब आएगा, वो जो 1 साल है ना, उस 1 साल में उनका ट्रांसफर होके ही रहेगा। क्योंकि दशा में भी अंतर दशा शनि की है जो 12th में बैठा है बुध के अंदर, तो उनको अपने घर से उठा के कहीं लेके जाएगा ही जाएगा, ये मुझे पता था। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम टाइम पीरियड छोटा निकाल के उनको दें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अपन इसमें ये तो कर सकते हैं ना, उनको ये कंफर्म, मैंने क्या बोला, पहले हमको उनको योग दिखाना है, हाँ या ना बोलनी है। अगर मान लीजिए अपना हाँ या ना ही गलत है, तो भले आप कितनी टाइमिंग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ट्रांसफर है ही नहीं है तो टाइमिंग क्या दोगे करके, नहीं नहीं दे सकते ना। तो पहले बीसीपी में हमें ये देखना है कि उनका अष्टम एक्टिवेशन बर्थडे जो 12 जुलाई का बर्थडे था, उसके बाद एक्टिवेशन में है। और मेरे पास चार्ट आया था उसमें काफी पहले उस वक्त भी पूरे योग मतलब उन्होंने मुझे जिस तरह से बताया था ना कि पूनम जी पूरा चांस है उनका ट्रांसफर होने का, वो सब कुछ हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, वो काफी अच्छी पोजीशन पे, डायरेक्टर की पोजीशन पे उनको कहीं जाना था, सब कुछ हो चुका है। मैंने कहा नहीं है चेंज, 1 साल बाद है। और वही हुआ अभी लास्ट मंथ, वो फेब्रवरी एंड में वो उनका ट्रांसफर हुआ। अब हम निकालते हैं टाइमिंग कि फेब्रवरी हमने कैसे निकाला, लेकिन इतना बोलना कि अभी ट्रांसफर नहीं है, एक अगले साल में होगा ट्रांसफर। जबकि पूरा उन्होंने मुझे फोन करके ये बोला था कि ये सब कुछ हो चुका है, ये तो पक्का इस बार ट्रांसफर है। मैंने कहा नहीं है ये ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि मुझे बीसीपी बहुत स्ट्रांगली दिखा रही थी कि 7 पद तो दे सकता है 7th हाउस, पर ट्रांसफर नहीं दे सकता। जगह छुड़वाने के लिए पाप हाउस एक्टिवेशन में आने चाहिए ना, या 3rd हाउस एक्टिवेशन में आना चाहिए, या अष्टम एक्टिवेशन 12th एक्टिवेशन में आना चाहिए अपना घर छोड़ने के लिए, या उसमें 4th हाउस में पाप ग्रह का गोचर होना चाहिए, शनि राहु केतु का। उसके बिना तो घर नहीं छूटेगा ना अपना। तो हमें ये बेसिक योग पता होने चाहिए कुंडलियां देखते वक्त। वो बनते हैं, रटने से नहीं आते। वो जितने भी आपको बेसिक डाउट क्लियर किए हैं ना, उनको करने से आते हैं। ठीक है, तो अब हम टाइमिंग पे जाते हैं। मैंने भी नहीं देखी, मैंने ये चार्ट आपके सामने आज ही खोला है। मेरे पास फेब्रवरी अभी लास्ट इसका मंथ हुआ था, ये देखते हैं अपन। एक सेकंड, यहाँ पे हम फेब्रवरी पे आते हैं। फेब्रवरी आ रही है इनकी वीनस में, वीनस के अंदर इनका ट्रांसफर हुआ है। जब 9th हाउस, वीनस कहाँ का स्वामी बनता है? 2nd हाउस फैमिली का स्वामी बनता है, 9th हाउस का स्वामी बनता है फैमिली से दूर लेके। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें मोटा मोटी सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि काम, प्रश्न का भी यही सूत्र है कि काम होगा या नहीं होगा।
प्रश्न का भी यही है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो कोई चीज मिलेगी, गुम गई है या नहीं मिलेगी। प्रश्न का भी यही सूत्र है। उसी तरह वैदिक का भी यही सूत्र है एस्ट्रोलॉजी का, कि जो आपसे पूछा गया है वो योग आने वाले समय में फलित होगा या नहीं। जब योग ही नहीं फलित हो रहा तो फिर हम तो सब, फिर तो कोई रिप्लाई करने का फायदा नहीं है ना। तो ये चार्ट सबको समझ आया कि हमको सिंपल तरीके से कैसे सबसे पहले बीसीपी लगानी है, सबसे पहले, उसके अलावा कुछ लगाना ही नहीं है। सबसे पहले बीसीपी लगानी है, फिर हमारे दिमाग को सेटअप करना है कि क्या बीसीपी उस साल में वो इवेंट दे रही है, क्या क्या देने के चांस है क्या। फिर दशा को, गोचर को, बीसीपी के हाउस के स्वामी को, फिर उन सबको मिक्स कर। आया सबको समझ कि सिंपल से कुंडलियां देखते वक्त जो अपने दिमाग में आते हैं ना कि ये उच्च का है, ये नीच का है, मंगल नीच का चला गया, लग्नेश नीच का चला गया, ये शनि उच्च का चला गया, मेरे तो शनि की दशा है, मेरा शनि उच्च का है, मेरी तो बहुत बढ़िया जाएगी। नहीं, पहले योग तो देखो कि क्या वो उस तरफ जा रही है कि नहीं। हाँ, 8th हाउस एरीज है तो कुछ नया स्टार्ट हुआ उनके जीवन में, काफी अच्छी पोस्ट पे गए, डायरेक्टर की पोस्ट पे गए हैं, बहुत अच्छे, मतलब उनको काफी सारी सुविधाएं, गाड़ी बंगला सब मिला है वहां पर जाकर, काफी अच्छी पोस्ट पे न्यू। हाँ मधुर जी, न्यू बिगनिंग एकदम, बिल्कुल चेंज, काफी अच्छी पोस्ट पे गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब मैंने ध्यान, मधुर जी ने यहाँ पे राशि को भी ऐड कर लिया, तो अपन वैसे सब ऐड करेंगे ना कि कैसे हमको ये सारी प्रिडिक्शन निकालनी है। जॉब ट्रांसफर की होगी, प्रॉपर्टी बिकने की हो, प्रॉपर्टी बिकने का मैंने पिछली क्लास में जब मैंने ली थी बता दिया था, किसी की जॉब, वो शॉप कब से कब निकलेगी, तो मैंने कैसे निकाल के उनको बताया था, आप रिकॉर्डिंग पे देख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने आज आपको ये बता दिया ट्रांसफर का, ठीक है, शादी का मैं बता चुकी हूँ, संतान का मैं बता चुकी हूँ, जॉब कब लगेगी उसका भी मैं भी बता चुकी हूँ। एक जो मैंने सबसे पहले एक कुंडली दिखाई थी मेरे ब्रदर की, कि किस दिन कुंडली, किस दिन कैसे पता लगता है कि जॉब कब लगेगी। दशमांश के लगन और दशम हाउस, और यहाँ पे दशम हाउस का कोई ना कोई संबंध होना चाहिए जॉब लगने वाले दिन। जॉब हो गई, शादी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ट्रांसफर हो गया, संतान हो गई में, और आज जो मैंने बताया कि शादी के लिए कमिटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी तो आते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं होते, अजीब से क्वेश्चन भी होते हैं जो नॉर्मल नहीं समझ आते कि हमें कैसे उनका रिप्लाई करना है, वो क्वेश्चन भी हो गया। इसके अलावा भी हेल्थ का क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किसी की हेल्थ कब ठीक होगी या हेल्थ खराब कब होगी ना। उस पे मैं आज थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि हेल्थ देखने के लिए क्या क्या पॉइंट अपने को देखना। लेकिन पहले उसके अलावा ये जितने भी डाउट ये हैं, शादी कब होगा, जॉब कब लगेगी, प्रॉपर्टी कब बिकेगी, ट्रांसफर कब होगा, अच्छा समय कब है, बुरा समय कब, वो मैंने बता दिया आपको। आपकी जो तारा बल है वो आपको अच्छा समय बुरा समय बता देता है, ठीक है, कि कौन सी दशा बढ़िया जा रही है, कौन सी कितना संघर्ष दे रही है। और जो जो, जैसे मैंने बोला, जो जो रीजनल चार्ट, जैसे शादी के लिए D9 है, D10 है करियर के लिए, D2 है पैसे के लिए, D3 है संतान के लिए, करेज के लिए, है ना, D7 है प्रॉपर्टी के लिए, संतान के लिए, सॉरी, D3 है ब्रदर करेज के लिए, D7 है प्रॉपर्टी के उसके लिए, संतान के लिए। तो इसमें हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस डिविजनल चार्ट का लगन, ये मैंने आपको हमेशा बताया, ठीक है। और वो हाउस, जो हाउस से, जैसे पंचम हाउस संतान का है तो D7 से पंचम देखेंगे, D7 का, D9 का सप्तम देखेंगे शादी के लिए, है ना। तो अगर लगन में राहु केतु शनि, इन सब के लगन में राहु केतु शनि ऐसे कोई ग्रह बैठे हो तो हमें समझ आ जाता है कि इस जगह पर थोड़ी दिक्कत है। इतना हमें समझ आ, जैसे हमारे लगन में हम देखते हैं, लगन में अगर पाप ग्रह बैठे हो तो हेल्थ इशू है, ठीक है। उसी तरह से इन डिविजनल चार्ट के लगन में अगर पाप ग्रह बैठे हो तो वैसा वैसा दिक्कत रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी का हेल्थ देखना हो तो कैसे देखा जाए। पहले तो योग देखेंगे ना,
हेल्थ के लिए पहले योग देखेंगे कि हेल्थ खराब हो, फिर बताएंगे कब होगी। इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा एक आपको चार्ट दिखाती हूँ। ये प्रिडिक्शन कोई मेरी की गई थी कोई 2 3 4 साल पहले, 3 साल पहले। इनको दशा नहीं देखी थी मैंने, ठीक है, दशा उस वक्त नहीं देखी थी। आप 2021 में इनके बर्थडे के आसपास, बर्थडे के बाद, 2021 बर्थडे के बाद इनका कैलकुलेट करिए बीसी 2021, 1977, उसमें 12 अपन 89, उसमें 12 और किए 2001, 2001 में 12 और ऐड किए 2013, 2000, सेवेंथ हाउस, है ना? हाँ, सेवेंथ। 13, ठीक है। 7th हाउस, जी, एक बार दोबारा कैलकुलेट करिए। 23 21 44, 12 3 36 और 36 7 8th, 9th हाउस, सेवेंथ हाउस। मैंने बोला है मई 7 2021 के बाद कौन सा हाउस एक्टिवेशन में आएगा? 2021 के बाद मैंने आपसे ये पूछा है। 2021 में मेरे कैलकुलेशन में यहाँ पर 9th हाउस एक्टिवेशन मैम में 9th हाउस आएगी। मेरे 9th हाउस आ रहा है। एक बार दोबारा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 9th हाउस एक्टिवेशन house, में आ रहा है 9th 2021 house, बर्थडे के बाद। 2019 में उनका 7th एक्टिवेशन में है, 2020 में 8th एक्टिवेशन में है, 2021 में 9th एक्टिवेशन में आ रहा है ना? 12 12 ऐड कर आप जैसे भी निकाले, अपना सबका तरीका है। मेरा सिंपल 77 89 2001 2013, 13 से मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया, 2021 तक मेरा 9th हाउस होगा, ठीक है। तो 9th हाउस एक्टिवेशन में आ रहा है इस वक्त, ठीक है, 2021 में। जो रोग निकालने के बहुत सारे सूत्र हैं, रोग निकालने के मैं भी आपको बता देती हूँ पहले। किसी का भी कोई रोग कौन सा जीवन में होगा, उसके बहुत सारे सूत्र हैं। उसके लिए तो मैंने जब ऑफलाइन क्लास ली थी तो मैंने 3 से 4 महीने लगाए थे उनको समझाने में कि रोग कैसे निकाला जाता है। लेकिन सबसे बेसिक पॉइंट है किसी की कुंडली में रोग निकालने का, कुंडली में जो मोस्ट एफ्लिक्शन में हाउस है और जो सबसे खराब ग्रह है, जो सबसे खराब हाउस है, मैं बताऊंगी कैसे कैसे खराब बनेगा वो मैं भी बताऊंगी। और जो सबसे खराब ग्रह है उससे संबंधित रोग होने के चांस हमारे जीवन में रहते हैं अगर उनकी दशा आ जाए। कैसे? रोग के समय उस भाव का और जो मैं ग्रह बता रही हूँ सबसे खराब, उसका संबंध 6 8 12, 6 8 12 के स्वामी के साथ, या वो 6 8 12 में बैठे हो, या दूसरे के स्वामी के साथ, या 7वें के स्वामी के साथ। मारक है ना, दूसरा और 7वां, 6 8 12 दूसरे के स्वामी के साथ या 7वें के स्वामी के साथ और तीसरे के स्वामी के साथ, या तीसरे घर में बैठ जाए, बाकी स्वामियों से कनेक्शन बन जाए। इनमें से जितने ज्यादा के साथ उसका कनेक्शन होगा उतना वो एफ्लिक्शन में जाएगा। आगे समझ? दूसरा घर, तीसरा घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, जितना ज्यादा जिस ग्रह का और जिस भाव का इन सब से संबंध बनेगा उतना रोग होने का चांस उस ग्रह से या उस भाव से संबंध होता है। और भी सूत्र है, पहला बेसिक सूत्र ये है, पहला बेसिक सूत्र रोग निकालने का, ठीक है। अब हम चार्ट पे जाते हैं वापिस। अब यहाँ पे देखिए, वीनस को देखिए,
अभी आप लोग नहीं, दूसरे चार्ट में मैं पूछूंगी आपसे, पहले चार्ट में मैं बताती हूँ आपको। वीनस यहाँ पे 8th हाउस का स्वामी है, 3rd हाउस का स्वामी है। दो नेगेटिव पॉइंट हो गए। केतु के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, जो इनका इसका 2nd हाउस का स्वामी है। वीनस के पास 3 पॉइंट हो गए नेगेटिव। 3rd हाउस का स्वामी है, 8th हाउस का स्वामी है, 2nd हाउस के स्वामी मंगल के साथ में बैठा है और केतु के साथ में बैठा है। तो ये दोनों चीजें मंगल पे भी अप्लाई होती है और वीनस पे भी अप्लाई होती है। लेकिन वीनस केतु में अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है। तो क्या इस नेटिव की कुंडली में आप ये बोल सकते हो यहाँ पे वीनस को कहीं से भी जुपिटर नहीं, हाँ वीनस और जुपिटर में एक्सचेंज जरूर है तो बचा लेगा, दिक्कत देगा लेकिन बचा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वीनस इतना एफ्लिक्शन में आ रहा है, फीमेल्स का चार्ट है ये फीमेल का चार्ट है। वीनस इतना एफ्लिक्शन में आ रहा है तो क्या मैं उनको ये बोल सकती हूँ प्लीज अपने यूट्रस का एक बार चेकअप करवाइए। एज है, बच्चे हो चुके हैं, क्या मैं इतना बोल सकती हूँ उनको कि अपने यूट्रस का चेकअप करवाइए। उस वक्त दशा भी, शायद मैं दशा बीसीपी में 9th एक्टिवेशन में था। और मैंने क्यों 9th में बोला था, क्योंकि 9th में A7 का पदा भी आ रहा था। 7th हाउस से भी हम यूट्रस वगैरह देखते हैं। तो उसके बाद दशा हम लोग देखते हैं। दशा में 2021 के आसपास ये दशा चल रही है, मार्स की दशा, हाँ मार्स की दशा थी, मार्स की महादशा थी। और ये मेरे पास आए थे जब 21 ये वीनस का अंतर था, शायद तभी आए थे मेरे पास, ठीक है 20-21 की बात आई। तो मैं इनको ये बोल सकती हूँ कि अपना एक बार चेकअप करवाओ यूट्रस का। आप मानोगे द डे ये चेकअप करवाने गए थे, डॉक्टर ने बोला अभी के अभी ऑपरेशन करवाना। डॉक्टर ने बोला अभी के अभी ऑपरेशन करवाना। तो आप मानोगे कि इतना इस कुंडली में बहुत सारी चीजें, मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी, लेकिन पहली चीज है कि रोग निकालना समझ आया कि दूसरा, तीसरा, 7वां, छठा, 8वां और 12वें हाउस से जितना ज्यादा संबंध जिस भाव का और जिस ग्रह का बन रहा है या जिस भाव स्वामी का बन रहा है, वो आपको उस ग्रह से संबंधित जो रोग होते हैं वो रोग देने का वो चांस रखता ही रखता है। ये बात समझ आई? ये है रोग निकालने का पहला। अगर ये हमारा क्लियर हो जाता है ना, फिर बहुत सारे सूत्र हैं, 64 नमाज का स्वामी बनता हो, खरेच बनता हो, और बहुत है। लेकिन पहले कम से कम इतना तो हमें पता होना चाहिए ना, बेसिक सूत्र ये है किसी का। 8th ऑफ एक्टिवेशन ही था मधुर जी, मेरे को एग्जैक्ट मैंने आपको बोला था 12 मई 2021 के बाद 9th एक्टिवेशन और था। 12 मई 2021 से पहले की बात है, 8th एक्टिवेशन में था उस वक्त। 9th हाउस एक्टिवेशन में आया था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं थी, लेकिन अभी मैंने दशा देखी थी, मुझे याद आ गई थी बात। 8th एक्टिवेशन में था उस वक्त, है ना। तो इसलिए इस तरह से रोग देखना है। छठे की दशा चले, 8वें की दशा चले, 12वें की बीसीपी एक्टिवेशन में हो, छठा एक्टिवेशन में हो, 8वां एक्टिवेशन में रोग देता है। छठा रोग ऋण शत्रु, 8वां जो रोग पता ना लगे। 8वां एक्टिवेशन में था, उनको तो कोई पेन कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मैंने बोला था कि प्लीज चेकअप करवा के आओ अपना एक बार, मेरे कहने पे वो चेकअप करवाने गए थे, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी। 8वां क्या होता है, असाध्य रोग, जिन रोगों का पता ना लगे, बहुत देर से जिनका पता लगे, 8वें में वो रोग होते हैं। 12वां हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे लगेंगे, ठीक है। तो इस चार्ट में ये आपको समझ आया कि हमें किसी का रोग कैसे निकालना है, क्योंकि रोग के लिए क्वेश्चन आते हैं कि रोग क्या है। जुपिटर किसका कारक है? जुपिटर लीवर का कारक है, जुपिटर आंत का कारक भी बनता है, जुपिटर नोज का कारक भी बनता है, फैट का कारक भी बनता है, फैटी लीवर जिनके आ जाता है उस पर जुपिटर की दशा चल रही होती है। सूर्य किसका, कैलोस्ट्रॉन का कारक जुपिटर बनता है। किसी के 4th हाउस में जुपिटर हो
फोर्थ हाउस में सूर्य हो, आप अगर दशा आ जाए तो आप बोल सकते हो कैलेस्ट्रॉन चक्र हो। एज अगर आपको 35 40 45 के बाद दिख रही है, फोर्थ हाउस में सूर्य बैठा हो, फोर्थ हाउस में जुपिटर हो, आप उनको बोलो सीधा चेकअप करवा के आओ, कंफर्म निकलेगा। क्या क्या बोले मैडम, दोबारा बताइए। फोर्थ हाउस में सूर्य बैठा हो, फोर्थ हाउस में या गुरु बैठा हो, तो अगर एज भी आपको दिख रही है कि 40 प्लस हो गई है ना, तो आप उनको बोल सकते हो कि कैलेस्ट्रॉन का चेकअप करवा के आइए। फोर्थ हाउस में जुपिटर हो, फोर्थ हाउस में सूर्य हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो जो ग्रह जिन जिन चीजों का कारक है वो संबंधित दिक्कतें वो देगा। अपने को पता होनी चाहिए कि वो किन किन। अब सूर्य फोर्थ हाउस में बैठ के हार्ट का इश्यू देगा ना, आंख का इश्यू तो नहीं देगा ना, आंख का इश्यू तो सेकंड हाउस से संबंध बनाएगा तब देगा ना। भाव भी तो साथ में आना चाहिए ना। आंख का इश्यू जब सूर्य देगा तो सेकंड हाउस भी साथ में मिक्स होना चाहिए ना। अब इसको यूट्रस का दिक्कत दिया, अष्टम एक्टिवेशन में था ना, अष्टम एक्टिवेशन में था ना, तभी दिक्कत दिया। तो भाव भी हमें समझने हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, रोग की तो पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैंने आपको बेसिक बताया कि आपको पता होना चाहिए कोर्स के बाद कि करियर कैसे निकालना है, रोग कैसे निकालना है, शादी कैसे निकालनी है, संतान कैसे निकालनी है, प्रॉपर्टी कैसे, सब पता होना चाहिए आपको कि निकालने कैसे है, वरना कोर्स करने का फायदा नहीं है जब पता ही नहीं है कुछ। मैम अगर चंद्र 12th हाउस में है, वो भी स्कॉर्पियो, मतलब नीच नीच होता है, तब एक्चुअली क्या हुआ 2008 में माँ हम्म को 12th हम्म हाउस एक्टिवेशन में था उनका। 1961 है, तो 2008 को 12th हाउस ही एक्टिवेशन होगा। हाँ हाँ, 40 12 48 नहीं 61 बॉर्न है ना, हाँ 1961, 61। 61 73 85 97 97 और 2008 बोला आपने। हाँ फर्स्ट हाउस हाँ आएगा। हाँ, 2008 में उनका बर्थडे के बाद में 12th हाउस एक्टिवेशन है। नहीं, ये बर्थडे से पहले ही, 2009 में बर्थडे से पहले ही, बर्थडे से पहले ही ऑपरेशन हुआ। मतलब बर्थडे से, मतलब वो सितंबर, उनका बर्थडे है October 14, हाँ 1961। हाँ वो सितंबर में एक बार हॉस्पिटल गए, मतलब उनको पता नहीं क्या हो रहा है। शी वॉज फीलिंग लाइक डिस्कम्फर्ट, मतलब हाँ इतना, मतलब अच्छा से खा रही है, फ्रूट्स वगैरह खा रही है, बहुत सारा वो आयुर्वेदिक भी ले रही है, पूरा ली, फिर भी शी वॉज फीलिंग नर्वस, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत थकती है, ये सब हो रही थी। उसके बाद मेरी बहन ने, छोटी बहन ने, मतलब वो बहुत गला टकरी, तुम अगर वो 10th स्टैंडर्ड में थी तब, मैं फर्स्ट ईयर डिग्री पढ़ रही थी, तब वो बोली तुम हॉस्पिटल जाना ही है, अगर तुम हॉस्पिटल नहीं गई मैं एग्जाम नहीं लिखूंगी। हम्म, मतलब वो पेशी तुरंत उनको पता चला फाइब्रॉइड है। मतलब इतना पेन भी नहीं आया, डॉक्टर ने बोला खुद ऑपरेट, मतलब ऑपरेट करना है, कल भी आप एडमिट हो जाइए करके। बाद में एक्चुअली शी वॉज वर्किंग, माँ तब वर्किंग करी थी, तब बोली अगले 10 दिन में मुझे छुट्टी मिलेगा, तब मैं आई विल एडमिट करके। उसके बाद उन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए स्कैनिंग का और एक जगह भेजा। बट मेरे बहन ने इतना ठीक समय पे बोली थी, मतलब उस दिन लड़ाई करी थी। इट वॉज ऑलमोस्ट एक 4.5 किलो फाइब्रॉइड, मतलब लगभग एक बच्चा होता है इतना। एंड इट वॉज रिलेट, वो ओवरीज के पास से शुरू होके वो लंग्स तक आ गया था। ये आप देखो स्कॉर्पियो है वहां, स्कॉर्पियो सेम वही एनर्जी लेती है जो अष्टम एनर्जी लेता है। कोई चीज पता नहीं लगने देता, स्कॉर्पियो की कोई भी चीज अचानक बाहर आती है, कोई पेन नहीं। उनका जो 12th हाउस एक्टिवेशन 2008 में था, वो मैंने उतने बोला था कि रनिंग हम लेते हैं, लेकिन कभी कभी इवेंट रनिंग से पहले भी हो जाते हैं, जब वो हो मतलब 48 बनता है ना, 48 लगता तब भी इवेंट होते हैं उनमें, तो हम कंसीडर करते हैं उनको, ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियो ने अपना काम किया ना, स्कॉर्पियो जहां है वहां पे क्या हो रहा है, कहाँ से क्या मतलब रोग है, या 12th एक्टिवेशन में आया 12th और स्कॉर्पियो दोनों का। और आप देखिएगा चंद्रमा को कोई और पाप ग्रह देख रहा होगा, इतना बड़ा इवेंट ऐसे नहीं हो सकता। एक स्कॉर्पियो चंद्रमा नीच का हुआ, 12th एक्टिवेशन में आया, कोई ना कोई पाप ग्रह देख रहा होगा। राहु का दृष्टि था। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता इतना बड़ा इवेंट के लिए।
ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है नीच का होने की वजह से वो पापी हो गया, 12th हाउस में होने की वजह से और दिक्कत आ गया। एक पाप ग्रह का संबंध होता ही इवेंट, ठीक है। इतने बड़े इवेंट के लिए दो या दो से अधिक पाप का पाप का संबंध चाहिए। हेलो मैम, चल, हाँ जी। मतलब अगर वो आप जुपिटर की अगर दृष्टि होगी तो तो बचा लेता है, मतलब आपको पता टाइम पे पता लग जाता है। जुपिटर जैसे वो मैंने अभी चार्ट दिखाया, जुपिटर जुपिटर में एक्सचेंज था, वीनस जुपिटर के साइन में था और जुपिटर वीनस के साइन में था, एक्सचेंज था। तो मैंने उनको कहीं से बता दिया ना, उनको तो फील नहीं हो रहा था ना। हम्म, जैसे इनकी सिस्टर को ने बोला ना जिद करके कि आप करो, कोई ना कोई जुपिटर का इनपुट होगा बचाने के लिए। मैंने बोला ना जुपिटर कहीं भी बैठा हो, अगर दृष्टि नहीं भी दे रहा है, अगर आप बहुत साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, बहुत अपने आप को गोरा क्लीन करेगा, तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है, चाहे वो दृष्टि ना दे रहा हो भाव से। आपको आपका बुरा समय आने से पहले कोई ना कोई कहीं से आपको बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे कहने को तो मेरे से किसी ने पिछली बार पूछा था कि मरण करण 2-3 क्लास पहले शायद मधुर जी ने ही पूछा था, तो जो मैंने चार्ट दिखाया उसमें जुपिटर 3rd हाउस में है, मरण करण है बोला जाता है ना। लेकिन जुपिटर वहां पे एक्सचेंज में होने की वजह से उनको बचाएगा भी। एक्सचेंज बहुत मायने रखता है इन इन जगहों। तो सबको आया कि रोग हमको कैसे पढ़ना है। अभी एक ज्योतिषमती जी ने एक एग्जाम्पल दे दिया, एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि जितना ज्यादा जिसका संबंध इन ग्रहों से बने उतना ज्यादा। अब राहु की दृष्टि है तो राहु या तो 4th हाउस में होगा या अष्टम में होगा, या 6th में तो हो नहीं सकता क्योंकि केतु साथ में नहीं है। या राहु इनका 4th हाउस से देख रहा है या अष्टम से देख रहा है। ज्योतिषमती जी कहाँ से देख रहा है वो अष्टम से देख रहा है। अष्टम का भी रोल आ गया ना, क्योंकि इन्होंने केतु बोला नहीं तो छठे से तो देख नहीं सकता वो, या तो वो 4th से देख रहा है या वो अष्टम से देख रहा है। अष्टम से देख रहा है वो कैंसर साइन से देख रहा है, वो कैंसर साइन को चंद्रमा को खराब कर रहा है। अष्टम में कैंसर पड़ती है। नहीं, दिन उस वक्त डॉक्टर ने ये भी बोला, उनका फाइब्रॉइड को बॉम्बे भी भेजे थे मैलिग्नेंसी चेक करने के लिए। वो 15-20 डेज इतना टेंशन था घर में, क्योंकि उनका एक मतलब जब मैं पैदा होने से पहले उनके मतलब उनको 5 ब्रदर्स है, 3rd ब्रदर वाज एक्सपायर्ड ड्यू टू कैंसर। वो हिस्ट्री से उनको इतना मतलब बहुत टेंशन हुआ था। हाँ, तो आप देखिए राहु, मैंने बोला ना कि राहु कैंसर पे मतलब कैंसर साइन वहां पे आ रहे हैं, तो कैंसर साइन को खराब कर रहा है। चंद्रमा तो बहुत खराब है कुंडली में, इसलिए वो इतना दिक्कत आया। तो आप समझे, इन्होंने सिर्फ पॉइंट बोला, मैंने उतने पॉइंट निकाल के आपको दिए ना। इतना बड़ा इवेंट होने के लिए इतने सारे ग्रहों का मिक्स होना बहुत जरूरी है। ऐसे खाली चंद्रमा नीच से नहीं होता। चंद्रमा अष्टम का स्वामी है, नीच का होके 12th हाउस में पड़ा है। राहु अष्टम से देख रहा है, 12th एक्टिवेशन में आया हुआ है, 12th में स्कॉर्पियो है। सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे ना, तब हमें बात समझ आएगी कि रोग इतना बड़ा क्यों निकला। सिस्ट का कारण भी चंद्रमा होता है। वो बड़ी फाइब्रोइड बन गई, जो छोटी सिस्ट बनती है किसी के भी, वो उसका कारक चंद्रमा, ठीक है। मतलब आपके मतलब अभी पीसीओडी ये सब भी चंद्रमा का ही होता है। पीसीओडी चंद्रमा का होता है, ओसीडी बुध का होता है। ये सब चीजें हमें, पीसीओडी में मंगल का भी इनपुट आता है, मंगल एंड चंद्रमा, ठीक है। तो मंगल ये तो 6 हाउस या उसी कनेक्शन में रहना है ना, 6, 8, 12, या नहीं तो किसी को ग्रह का सेवंथ दृष्टि। पीसीओडी में 7th का भी इनपुट है ना, बॉडी पार्ट 7th हाउस में वही आता है। हाँ, तो 7th से भी अगर इन सबका संबंध बने तो भी पीसीओडी होने के चांस रहते हैं। ओसीडी के लिए 3rd हाउस एंड बुध, है ना। तो ऐसे हमको मिक्स करके सब निकालना है कि रोग के लिए सिर्फ और सिर्फ अष्टम में
चंद्र होने से या अष्टम में चंद्र में है तो जैसी राशियों में है उनसे उनको डर लगता होगा। चलिए एक सूत्र देती हूँ मैं यहाँ पर, चेक कर लीजिएगा। अष्टम में राहु है ना आपकी मदर के, अष्टम में जो भी ग्रह है लिख लीजिए, अष्टम में दोनों तरह से अप्लाई होता है ये। अष्टम में जो ग्रह है या स्कॉर्पियो में जो ग्रह है, मैं अष्टम से इसको ज्यादा यूज करती हूँ, आप स्कॉर्पियो से भी यूज कर सकते हैं। 11th हाउस से भी लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं, 11th हाउस भी लेते हैं, स्कॉर्पियो भी लेते हैं और अष्टम भी लेते हैं। मैंने आज तक जितने प्रयोग किए अष्टम से किए, अष्टम से बता रही हूँ। अष्टम में जो भी ग्रह है, जब आप अपनी मदर के आप पैदा होने वाले थे उस वक्त जो अष्टम का ग्रह है आपकी मदर की वही कंडीशन, मैं समझा दूंगी इसको कि मान लीजिए किसी के अष्टम में चंद्रमा है, आपके अष्टम में चंद्रमा है, तो जब आप पैदा होने वाले थे आपकी मदर के, प्रेग्नेंट थी आपकी मदर आपसे, तो उस वक्त आपकी मदर ट्रैवलिंग में थी या डिप्रेशन में थी या इमोशनली इनबैलेंस थी। क्यों क्यों? शी वॉज ट्रैवलिंग में थी, उनके एम्प्लॉयमेंट के वजह से शी वॉज, मतलब घर से बस में चढ़ के उधर बस से उतर के, और शी हैज टू ट्रैवल वॉक 3 किलोमीटर्स। एक्चुअली मेरे से पहले उनको 2 मिसकैरेज भी हुआ था, उसके वजह से थोड़ा वो डिप्रेशन में भी थी, ये क्या होगा करके। तो चंद्रमा की वहां साइन है, राहु का इफेक्ट है, राहु चंद्रमा डिप्रेशन में होता है। ये मैंने क्यों बोला? पंचम क्या होता है? पंचम हाउस से हम अपना स्टमक देखते हैं, हमारा जो पंचम हाउस है, तो माता से पंचम हाउस कौन सा बना? अष्टम बना। फोर्थ हाउस से पंचम हाउस कौन सा बना? 8th हाउस बना। तो माता, जब आप प्रेग्नेंट थे तो आपकी मदर की क्या मानसिकता थी वो आपके अष्टम में पड़ा हुआ ग्रह बताता है। इसका आपको अप्लाई करना, मैंने आज तक इसी पे काम किया है। लोग इसमें 11th हाउस भी लेते हैं क्योंकि माता से अष्टम हाउस 11th हाउस बनता है, और कुछ लोग स्कॉर्पियो भी लेते हैं, स्कॉर्पियो जहां पे है वैसी कंडीशन है। पर मैंने आज तक जितनी बार भी लोगों से इसके बारे में पूछा है, मैंने अष्टम से ही लिया, पूछा है मैंने। एक सेकंड, मेरे को मधु जी आपका एक चैट पढ़ती हूँ मैं भी। जुपिटर आपका जितने भी चीजों का धर्म, खाली धर्म का जुपिटर कारक नहीं है, जुपिटर रूटीन का कारक भी है, जुपिटर डिसिप्लिन का कारक भी है, रूल्स, अपने कोई रूल्स बन गए, रूल्स रेगुलेशन का कारक भी है। जुपिटर कहाँ का स्वामी बनता है वहां का कारक भी है। और मधुर जी, ये आपके बेटी के 8th हाउस में ना, आप उनकी मदर की कंडीशन देखिए, उस वक्त में उनकी मदर, आपकी वाइफ की क्या मतलब मेंटल स्टेटस था। ठीक है, आपकी वाइफ का देखिए और फिर मेरे को बताइए। तो ये हमको इस तरह से इसको रीड करना है। आप किसी भी चार्ट पे 8th हाउस के 2-3 सूत्र हैं। पहला सूत्र ये है कि 8th हाउस में कोई ग्रह हो तो हम मदर की, हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में क्या सिचुएशन थी वो हम देखेंगे। ठीक है, जुपिटर फैट का कारक है। जुपिटर बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया हो उस टाइम में, फैट की वजह से स्वेलिंग आ गई हो, आपकी वाइफ के स्वेलिंग की वजह से दिक्कत आ गई हो, ये सब वहां पे साइन 3 नंबर 9 नंबर 10 नंबर कैप्रिकॉन आती है ना। तो ये सब मधुर जी कुछ भी जुपिटर का कुछ भी होगा जरूर। ये मधुर जी ने रिप्लाई कर दिया कि करेक्ट है, क्योंकि खाली जुपिटर पूजा पाठ नहीं है, जुपिटर के जितने भी कारक तत्व हैं वो सारे अपन उसमें इनपुट करेंगे। डिपेंड्स हमारे सामने, क्लाइंट के सामने हमारे मुंह से क्या निकलता है, ये भी तो है ना, कि जरूरी नहीं कि वो कारक तत्व हम बोल सके उसमें, है ना। तो वो फैट का, जुपिटर फैट का कारक है, तो फैट की वजह से उनको दिक्कत था प्रेगनेंसी टाइम में। अब उसका एक और सूत्र है, अष्टम में कोई ग्रह हो, किसी को सीधा बोलिए, अष्टम में कोई ग्रह हो और आपको ऐसी प्रिडिक्शन देनी हो कि सामने वाला भी बोले कि इसको ये कैसे पता, है ना। अष्टम में कोई भी ग्रह हो आपके चार्ट में या किसी के चार्ट में भी, अभी आप चेक कर लीजिएगा,
अष्टम में जो ग्रह हो, शुक्र है, मून है, मंगल है, राहु है, केतु है, कोई भी केतु जो रिलेटिव उनसे बनता है, केतु से नाना जी बनते हैं, राहु से दादा, सूर्य से फादर, ठीक है, चंद्र से मदर, मंगल से मदर। तो आप इनसे पूछिएगा, ये भी मत पूछिएगा, ऐसे सीधा रिलेटिव का नाम मत लीजिएगा। आप ये पूछिएगा क्या आपके घर में किसी मेल या फीमेल जो ग्रह बैठा है या जो राशि है कि अनसडन डेथ हुई है क्या, या जिसके शादी सॉरी मृत्यु के बाद रिचुअल्स पूरे नहीं हुए हैं, जो मृत्यु के बाद जो किए जाते हैं वो आप नहीं कर पाए। अष्टम में जो, क्यों, अष्टम मृत्यु का कारक है और मृत्यु का कारक है, और वहां पे जो ग्रह बैठा है वैसा आपको वहां पे फल आ जाएगा। ये मैंने कम से कम 100 से 150 चार्ट में पूछा हुआ है, और 1 से 2 चार्ट के अलावा सब में सही निकला है। वो उस नेटिव को पता नहीं होता, लेकिन ये निकलता जरूर है कंफर्म। मैं अभी एक चार्ट दिखाती हूँ आपको, वो चार्ट अभी रिसेंटली सूर्य शनि हो तो, हाँ जी, सूर्य और शनि हो तो, सूर्य और शनि, और सूर्य मेल है और शनि को कोई लिंक नहीं दिया गया है, तो आप पूछ सकते हो कि आपके फैमिली में कोई एज्ड आदमी, शनि एज है ना, कोई एज्ड इंसान की अनसडन या कोई मतलब ऐसे डेथ हुई है कि नहीं हुई। एक बार केतु थे, मैंने किसी से पूछा था, केतु वॉटरी साइन में थे, तो मैंने पूछा था इनके नाना जी की डेथ कैसे हुई थी, इतना ही पूछा था। वॉटरी साइन था, 4 नंबर या 8 नंबर कुछ था। मैंने कहा इनके नाना जी की डेथ कैसे हुई थी, उन्होंने बोला था पानी में डूब के। सामने वाले इंसान को कैसे, सामने वाला इंसान तो ये समझेगा ना इसको कैसे पता। ये लिख लीजिए और इसको ट्राई करिएगा कुंडलियों पर। अष्टम में जो ग्रह होता है उससे संबंधित हमारी फैमिली में, लीनेज में किसी में भी अनसडन डेथ हो रखी होती है, ठीक है। मैम मैम किसी थर्ड हाउस की का भी होता है क्योंकि वो 8th से 8th होता है। 8 से 3rd हाउस का मृत्यु देखी जाती है मधुर जी। एक बार दोबारा बोलिएगा मेरे को। नहीं, 8th हाउस में अगर कोई ग्रह हो तो उससे भी देखा जाता है क्योंकि वो हाँ, 8th से 8th 8th हाउस में होता जो है। ग्रह हो उससे ही देखा जाएगा। जैसे उसमें चंद्र है तो फिर, एक मिनट दोबारा बोलिए। जैसे थर्ड हाउस में चंद्रमा से फिर, 3rd हाउस से नहीं, 8th, अच्छा आप वो बोले 8 से 8 में नहीं, ओनली 8 करेक्ट, में, ओके ओनली 8 में, ओके। है ना। 8 में कोई ग्रह नहीं है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन 8 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो पूछ लीजिए, श्योर। ठीक है। हाँ, ये अष्टम से अष्टम वाला भी सूत्र है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये है, पर मैंने नहीं यूज किया है, पर मुझे पता है कि अष्टम से अष्टम भी लोग देखते हैं सडन डेथ के लिए, कि आपके घर में कोई सडन डेथ हुई है। जैसे चंद्रमा आप बता रहे हो, चंद्रमा मदर का कारक है या फीमेल का कारक है, तो आप वैसे भी पूछ सकते हो, पर पहले अष्टम से बनाइए। जैसे मैंने बताया ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की कैसी पोजीशन होगी, वो लोग 11th से भी देखते हैं, स्कॉर्पियो से देखते हैं, अष्टम से भी देखते हैं। उसी तरह से घर में कोई सडन डेथ हो रखी है तो वो अष्टम से भी देखते हैं, 3rd हाउस से भी देखते हैं। ये सही है मधुर जी, डिपेंड्स कि अपन कितना उसको रीड कर पाते। मैंने अष्टम पे ही काम किया है सारा। मैम मैं अभी अष्टम से अष्टम चेक करी माँ का कुंडली में, मैं अभी बताई थी ना उनका एक ब्रदर का डेथ हुआ था कैंसर की वजह से, वो मैच हो गया क्योंकि हाँ, उनका 8th हाउस वहाँ कैंसर का ही हाउस था, उधर से 8th हाउस हो गया, उनका 3rd हाउस बनता है, मतलब लगन से 3rd हाउस, उधर केतु है। ही डाइड एट वेरी एंगेज, एंगेज मतलब लगभग नहीं 32 आपकी हाँ, आपकी मदर के तो उधर राहु भी तो है ना अष्टम में, उधर से भी जाता है, राहु भी कैंसर देता है। हम्म। आप सीधा पूछ सकते हो आपके घर में किसी को कैंसर हुआ है, किसी की कैंसर से डेथ हुई है, राहु अष्टम में है, कैंसर साइन का, उधर भी देता है वो, कंफर्म। मेरा है मैम राहु 8th हाउस, ग्रैंड मदर को कैंसर। हाँ हाँ हाँ, कंफर्म है ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर हम इस पे काम करना शुरू करें ना, जब पितृदोष की चीजें आती है, लोग आते हैं कि
करियर में काम नहीं हो रहा, करियर स्टेबल नहीं हो रहा, करियर ये नहीं हो रहा, तो अष्टम को सबसे पहले देखिए। घर में सडन डेथ हो रखी होती है, उनके रिचुअल घर से पूरे नहीं होते, कोई जल्दी जल्दी में रिचुअल कर दिया, कोई रिचुअल छूट गया, फिर हमने कहा जाता कि पितृ तर्पण गया जी में या इधर जाके तर्पण करवा के ढंग से आइए, तो आपके घर में काम नहीं बन रहे हैं। ये मैंने करवाया था उनके। हाँ, ये मुझे चार्ट याद आया। मैंने पहले तो नहीं बोला, पहले उनके चार्ट में मुझे दिखा, फिर मैंने उनके ब्रदर का चार्ट मांगा, रियल ब्रदर का। मैंने कहा ब्रदर का चार्ट दो पहले, वहां बैठे बैठे उन्होंने मुझे ब्रदर का चार्ट दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके घर में किस फीमेल की डेथ हुई थी? तो बोलते कि मैम छोटी उम्र में मेरे चाचा की एक लड़की की डेथ हुई थी, सब क्रिश्चियन बन चुके हैं तो रिचुअल पूरे हुए नहीं। क्रिश्चियन बन गए, उन्होंने हिंदू तरीके से जो रिचुअल चल रहे थे वो नहीं किए। तो फिर मैंने उनको बोला, उनकी संतान भी नहीं हो रही थी और काम भी नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने उनको घर में बहुत टेंशन थी। फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, पहले तो तर्पण करवा के आइए किसी, मतलब जैसे पुष्कर में जो जितने भी पानी के किनारे ही होता है ना, कहीं भी जाके जब भी अमावस के दिन, पितृ तर्पण अमावस के दिन आप करवा के आइए तर्पण, 2 से 3 मतलब अच्छे से पूरी पूजा पाठ करवाइए। और मेरे को फीडबैक आया था उनको कि हमने जब से ये करवाया है ना तर्पण जो आपने बताया था, उसके बाद से हमारे घर में शांति भी है और थोड़ा माहौल ठीक है। और उनका कंसीविंग का डेट मैंने कोई, मेरे पास अभी तक बात आया नहीं, सितंबर अक्टूबर 2023 बता रखा था मैंने, बट इतना ही आया था कि सितंबर अक्टूबर में वो कोई उनको मिला था मतलब इलाज वगैरह जो भी आईवीएफ से करवाना था, इतनी मेरे को न्यूज जरूर आई थी। उसके बाद मेरी बात हुई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंफर्मेशन आती है, अष्टम में जो ग्रह हो वो आपको बता देंगे। मैडम उसमें केतु, मून और मरकरी हो तो केतु मून मरकरी है। केतु क्या है? मेल है, मून फीमेल है, मरकरी युवराज है, बच्चा है ना? तो आप पूछ लीजिए सीधा। ज्यादा अगर आप नहीं अभी इतने क्लियर है तो मेल फीमेल पे मत जाइए। मैं तो क्या मेल फीमेल इतना जाने लग गई। आप सीधा पूछिए, 3 3 ग्रह अगर वहां पे बैठे हैं ना, तो सीधा पूछिए क्या आपके घर में किसी फीमेल बच्चे को उसके प्रेगनेंसी के बीच, मतलब फीमेल पता लग गया और बीच में ही बच्चे को मतलब करवा दिया ना, अबॉर्ट करवा दिया। ये इसका पूछने का तरीका है। मैंने कैसे निकाला? केतु सर्जरी का कारक है, मून फीमेल है, बुध संतान है, इस वजह से ये काम। इसका मतलब मैडम इसको या दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए, ये 8th हाउस में अगर कोई ग्रह है तो वो पितृदोष का भी कारण हो सकता है। हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब वो पितृदोष का क्लियर कारण, चीज। वो पितृदोष का कारण है। अगर 8 में ज्यादा ग्रह हो तो जो अभी नीरू जी ने मेरे से पूछा है ना, मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ। मेरे पास एक पूरी कुंडली है ये वाली। बुध केतु और सूर्य था साथ में सेकंड हाउस, बुध केतु और सूर्य था सेकंड हाउस पे, ठीक है। अष्टम तो देख रहा था। होता है किसी किसी ना आपका एक सेटअप होता है कि आपको समझ आ जाती है बात कि क्या हो रखा है। मैंने उनसे पूछा था कि आपके घर में किसी बच्चे की डेथ अचानक हुई है क्या, क्योंकि वो अष्टम से संबंध कुछ ऐसा था, बुध या अष्टमेश था या कुछ ऐसा था। बहुत पुरानी स्टोरी है ये। मैंने उनसे पूछा था कि आपके घर में किसी बच्चे की डेथ हुई है, बुध फंसा हुआ था केतु के साथ और ऐसा कुछ था, सूर्य अष्टमेश था शायद, ऐसा कुछ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में किसी बच्चे की डेथ, सडन डेथ हुई है क्या, या अबॉर्ट करवाया हो किसी मेल बच्चे को या फीमेल मेल बच्चे को, कुछ ऐसा हुआ है आपके घर में? ये मैं कंफर्मेशन देती हूँ। वो कहती है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, आप पूछ के बता दीजिएगा मुझे। मेरे पास आज भी वो मैसेज है, आज भी वो स्क्रीनशॉट पड़ा है कि मुझे भी अपने घर के बारे में नहीं पता। उसकी मदर ने एक अबॉर्शन करवाया था उससे पहले। दूसरा, वो राजपूत थे, उसके फादर ने, बहुत पहले की बात है, उसके फादर ने ना एक बंदूक से शिकार किया था हिरन का, वो हिरन प्रेग्नेंट थी। मतलब आप सोचो, मतलब मेरे को सुन के कैसा लगा होगा इतनी प्रिडिक्शन देने के बाद। वो मुझे बोली कि मैम इतनी प्रिडिक्शन कैसे दे सकते हो आप, किसी बच्चे की डेथ हुई है आपके घर में। अच्छा,
खराब हुआ मामला। कहते मेरे फादर ने ना उस दिन के बाद कभी शिकार नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने उसको राजपूत थे, जब फाड़ा तो उसमें से बच्चा मरा हुआ निकला पेट में से, हिरन। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये प्रिडिक्शन इस हद तक भी ठीक है, आप मानोगे? और मैं बताती हूँ, जिस फीमेल को मैंने ये प्रिडिक्शन दिया था ना, उसके दोनों बच्चे बीमार। तो माइंड सेटअप एक बन जाता है ना आपका, आपके दिमाग में भी चलता है, और फिर आपको कुंडली भी दिखा देती है सब कुछ। तो केतु कट का कारक है, सर्जरी का कारक है। जैसे नीरू जी ने पूछा अभी, अगर केतु आ जाए तो और ज्यादा श्योरिटी हो जाती है वहां पर हम लोगों में। ये आया सबको समझ कि कैसे हमको और चीजें, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसमें बहुत बहुत कुछ। अब भी मैंने पूछा किसी को कुछ दिन पहले, मेरे चार्ट पर ये सेव होगा कि एल्डर, किसी मेल एल्डर की डेथ हुई है अचानक। तो उन्होंने बोला कि उनके ताऊ जी घर बन रहा था, घर की छत डलवा रहे थे, वहां से नीचे गिर गए। मेल बुजुर्ग सेटल था साथ में। सूर्य और शनि पूछा था ना अभी उमराव जी ने मेरे से कि सूर्य, मैंने शनि देख के मैंने बोला था एक उम्र के किसी इंसान की। बुध है तो नवजात हो गया, बच्चा हो गया। शुक्र और चंद्र हो गए तो फीमेल हो गए। सूर्य मंगल हो गए तो मेल हो गए। राहु हो गया तो दादा दादी जितने भी ये वाली फैमिली हो गई। केतु हो गया तो नाना नानी की फैमिली हो गई। इस तरह से हम ये चीजें निकाल सकते हैं। ये सडन टॉपिक, डेथ ही मानना है, हाँ जी, सडन डेथ ही मानना है। सडन डेथ, सडन डेथ भी मान सकते हैं, और साथ में ये भी मान सकते हैं कि डेथ ऐसी हुई कि रिचुअल्स पूरे नहीं हुए, जो बाद में 12 दिन तक जो रिचुअल्स चलते हैं ना, वो नहीं कर पाए। जैसे कहीं की डेथ हुई, मेरे पास आया था कि उसके फादर को मार दिया गया, है ना। तो हमारे घर में कंडीशन ऐसी बन गई थी कि हम कुछ कर नहीं पाए पापा के पीछे। मेरे पास स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं अष्टम की। तो मैं रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप करूँ, आज भूल गई टॉपिक में।